यामिनी ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बनाती हूँ युग बाबू, मैं अभी बनाती हूँ स्थानांतरण द्वार। इतना कहकर यामिनी तारा का हाथ थामती है और अपने दूसरे हाथ से स्थानांतरण द्वार बनाने लग जाती है। कुछ ही सेकंड में यामिनी के सामने एक छोटा सा सफेद चक्र बन जाता है, पर वो चक्र इतना ज्यादा छोटा था कि ना ही उसके अंदर यामिनी जा सकती थी, ना ही उसके अंदर तारा जा सकती थी। यामिनी मंत्र पढ़ते हुए स्थानांतरण चक्र को बड़ा करने की कोशिश कर ही रही थी, पर वो भी उससे नहीं हो पा रहा था। उस चक्र का साइज उतना का उतना ही था। युग हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से कहता है, क्या कर रही हो यामिनी, जल्दी करो वरना वो भक्षानर यहाँ पर आ जाएगा, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। यामिनी कहती है, युग बाबू मैं कोशिश तो कर रही हूँ स्थानांतरण द्वार को बड़ा करने की, पर पता नहीं मेरी शक्तियों को क्या हो गया है, वो काम क्यों नहीं कर रही है। युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, शक्तियां काम नहीं कर रही हैं? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू नहीं कर रही है, जरूर ये भक्षानर कुछ कर रहा है। इतना कहकर जब यामिनी अनुराग की तरफ अपनी नजरें करती है तो देखती है कि अनुराग भी मन ही मन मंत्र पढ़े जा रहा था और वो खुद यामिनी को स्थानांतरण द्वार खोलने से रोक रहा था। अनुराग फिर एक मंत्र पढ़ता है और वो छोटा सा सफेद चक्र जो बना था वो भी हवा में ही गायब हो जाता है। अनुराग मुस्कुराते हुए यामिनी से कहता है, तू ये बात कैसे भूल सकती है यामिनी कि मेरे पास अब दैवीय शक्तियां भी हैं, तुझसे ज्यादा दैवीय शक्तियां, और वो शक्तियां तुझे बड़े आराम से रोक सकती हैं। अनुराग की आंखों में देखकर युग समझ गया था कि यामिनी अनुराग का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए अगले ही पल वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, यामिनी स्थानांतरण द्वार बनाना छोड़ो और तारा को लेकर भागो यहाँ से। यामिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर युग बाबू मैं कैसे? यामिनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले युग उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैंने कहा भागो यामिनी तुम तारा को लेकर। युग के दबाव बनाने पर अगले ही पल यामिनी तारा का हाथ थाम लेती है, पर उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहां से नहीं भागती है बल्कि वहीं पर खड़ी रहती है। युग यामिनी से कहता है, तुम खड़ी क्यों हो गई यामिनी, तारा को लेकर भाग क्यों नहीं रही हो यहाँ से? यामिनी युग से पलट कर कहती है, क्योंकि मैं भागते भागते थक गई हूँ युग बाबू, हम कितना भागेंगे इस काले साए से, हम तारा को लेकर जहां भी जाएंगे ये वहां पर आ जाएगा। युग यामिनी से कहता है, तो तुम क्या चाहती हो यामिनी? यामिनी आक्रोश भरी आवाज में पलट कर कहती है, लड़ना। युग बाबू भागना बहुत हुआ, अब लड़ने का वक्त आ गया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। युग को भी यामिनी की बात ठीक लगने लग जाती है और वो उससे पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, ठीक है यामिनी, अगर अब तुम यही चाहती हो तो यही सही। यामिनी और युग तारा के अगल बगल खड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह की तारा उन दोनों के बीच में थी। यामिनी तारा से कहती है, तुम घबराओ मत तारा बेटी, हम तुम्हें बचा लेंगे चाहे फिर कुछ भी हो। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तू मुझे नहीं रोक सकती यामिनी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता आज। इतना कहकर अनुराग अपनी शक्तियों से यामिनी पर वार करने लग जाता है। यामिनी भी उसी वक्त उस वार को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लग जाती है। भक्षानर के हाथ से पीली रोशनी और यामिनी के हाथ से सफेद रोशनी निकलने लग जाती है। दोनों एक दूसरे पर वार करने लग जाते हैं। इस तरफ कछुआ और अमोदिता उस जगह पर खड़े हुए थे और उस पानी से बने बाज के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। वो बाज अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उनकी तरफ आ रहा था। कछुआ भारी आवाज में कहता है, तुम तैयार हो ना अमोदिता? अमोदिता हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ कछुआ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वो बाज का मुंह कछुआ और अमोदिता के पास पहुंचने वाला था कि उसी वक्त अमोदिता और कछुआ दोनों एक साथ अपना सौदाया का नाखून निकालते हैं और उस नाखून को तलवार में बदल देते हैं। जैसे ही वो बाज उनके पास पहुंचता है, वो दोनों एक साथ उसके पंखों पर वार कर देते हैं। पंख कटते ही उनके ऊपर ढेर सारे पानी की बौछार हो जाती है। वो दोनों पूरी तरह पानी से भीग जाते हैं। अमोदिता की तलवार से उस बाज का लेफ्ट पंख और कछुए के वार करने से उस बाज का राइट पंख कटकर जमीन पर गिर जाता है। उसी के साथ वो बाज भी जमीन पर गिर जाता है। कछुआ खुश होते हुए अमोदिता को देखते हुए कहता है, हमने कर दिखाया अमोदिता। अमोदिता भी खुशी के साथ कहती है, हाँ कछुआ, हमने मार गिराया इसे, अब हमें युग जी के पास जाना चाहिए। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि उसे फिर से कुछ उथल पुथल होने की आवाज सुनाई देने लगती है। जब अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी नजरें उस बाज की तरफ करती है तो देखती है कि वो बाज फिर से खड़ा होने लग गया था। कछुआ अमोदिता के पीछे ही खड़ा रहता है कुछ दूरी पर। कछुआ उस बाज को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, लगता है ये अभी तक मरा नहीं है। वो बाज फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, पर पंख कट जाने के कारण इस बार वो उड़ नहीं पाता है। वो बाज गुस्से के साथ अमोदिता की तरफ देखने लग जाता है। अमोदिता भी उसे गुस्से के साथ ही घूरते रहती है, जैसे वो पूरी तरह तैयार हो उसका मुकाबला करने के लिए। अगले ही पल वो बाज अपना मुंह खोलने लग जाता है।
जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से आग की तेज लपट निकलती है। वो लपटें सीधे अमोदिता पर जाकर पड़ती है। अमोदिता को जरा सा भी वक्त नहीं मिलता है वहां से हटने का, और उस आग की लपट में अमोदिता जल जाती है। वो आग की लपट इतनी तेज थी कि अमोदिता एक ही लपट में जलकर खाक हो गई थी। कछुआ कसकर चीखते हुए कहता है, अमोदिता! कछुए की अमोदिता को पुकारने की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है। वो अमोदिता जिसने बचपन से ही अपनी माँ के कई ताने सहे थे, जिसे उम्र भर उसका सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, जिसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो अपनी माँ के कहने पर सौदाइन बनी थी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, बस युग को पाने के लिए अपनी माँ के कहने पर टोटके किए थे, वो अमोदिता आज हमेशा के लिए शांत हो गई थी। अपनी माँ और पिता की मौत का बदला लेने का सपना उसके शरीर के साथ ही जलकर खाक हो गया था। कछुआ इस सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो बाज कछुए की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। उसके मुंह से आग लगातार निकलती रहती है। कछुआ जानता था कि ये वक्त शोक मनाने का नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और गुस्से के साथ उस बाज की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। इतना कहकर कछुआ अपनी तलवार लेकर उस बाज की तरफ भागने लग जाता है। वो बाज भी आग छोड़ते हुए कछुए की तरफ आने लग जाता है। इस तरफ ये जानते हुए भी कि कछुआ उस बाज से नहीं लड़ सकता, वो उसे मारने के लिए भाग रहा था, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु दानवी केचुए से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसके पीछे डायना भाग रही थी। पर इस तरफ डायना का पलड़ा भारी था। एक अस्त्र होने की वजह से उसने उस दानवी केचुए के 5 सिरों में से 3 सिरों को नष्ट कर दिया था और अब बस 2 सिर बचे हुए थे। पर अब वो भी मंत्र पढ़ पढ़कर थकने लग गई थी। उसे भी अपनी शक्तियों के कम होने का एहसास होने लग गया था, पर तब भी वो भागी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की जान बचाने के लिए। डायना एक और बार एक अस्त्र से उस दानवी केचुए के सिर पर वार करती है और उसका दूसरा सिर भी फट जाता है। चारों तरफ उसका काला खून बिखर जाता है। अब बस उसका एक सिर बचा हुआ था, पर जैसे ही उस दानवी केचुए का दूसरा सिर नष्ट होता है तो वहीं पर रुक जाता है। रेंगते हुए अभिमन्यु के पीछे नहीं जाता है और इस चीज का एहसास अभिमन्यु को भी हो जाता है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, इससे क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है। अगले ही पल वो केचुआ डायना की तरफ मुड़ता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। पर इस बार वो केचुआ रेंग नहीं रहा था, बल्कि वो भी बाज की तरह अपने मुंह से आग उगलने लग गया था। वो जब भी अपना मुंह खोलता था, उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लग जाया करती थी। वो केचुआ इतनी तेजी के साथ रेंग कर डायना के पास जाता है कि डायना को वक्त ही नहीं मिलता है मंत्र पढ़ने का, और वो खुद अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भागने लग जाती है। अभिमन्यु घबराते हुए खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं डायना को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे कैसे भी करके डायना को बचाना होगा। अभिमन्यु भी दानवी केचुए के पीछे भागने लग जाता है। इस तरफ अनुराग और यामिनी दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी शक्तियों से वार करते जा रहे थे। अनुराग के हाथ से पीली रोशनी निकल रही थी तो यामिनी के हाथ से सफेद रोशनी। यामिनी अकेले नहीं लड़ रही थी, बल्कि युग भी यामिनी का साथ दे रहा था। युग के हाथ से भी पीली रोशनी निकल रही थी। वो भी अपनी शक्तियों से अनुराग को वहीं पर रोकने की कोशिश कर रहा था, पर रोक नहीं पा रहा था। यामिनी और युग की शक्तियों के वार से लड़ने के लिए अनुराग बस अपने एक हाथ का उपयोग कर रहा था, जैसे उसका एक हाथ ही काफी था उनकी शक्ति के भार को संभालने के लिए। अनुराग हंसते हुए कहता है, मैंने कहा ना, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इतना कहकर अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग युग और यामिनी से लड़ने में लगा ही हुआ था कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और वो देखता है कि अंधेरा छटने लग गया था, जिसका साफ साफ मतलब था कि सुबह जल्दी ही होने वाली थी। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब ये खेल खत्म करते हैं। अगले पल अनुराग अपना दूसरा हाथ उठाता है और उससे यामिनी पर वार करता है। अनुराग के हाथ से सफेद रोशनी निकलती है और वो सीधे यामिनी के ताज पर जाकर टकराती है, जिससे यामिनी का ताज उसके सिर पर से निकल जाता है और दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। इसके साथ यामिनी के हाथ से सफेद रोशनी भी निकलनी बंद हो जाती है। यामिनी का ताज उससे दूर होते देख युग भी घबरा जाता है और उसके हाथ से भी पीली रोशनी निकलना बंद हो जाती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, तू कैसे भूल रही है यामिनी, मेरे पास भी दैवीय शक्तियां हैं जो तुझे छू सकती हैं, छू क्या तुझे मार सकती है। यामिनी अपना ताज उठाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि उससे पहले ही अगले ही पल अनुराग यामिनी के पास पहुंच जाता है और अपने सीधे हाथ से यामिनी का गला पकड़ लेता है। अनुराग इतनी जोर से यामिनी का गला दबाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अनुराग हंसते हुए कहता है, अब तू क्या करेगी यामिनी, अब तो तेरे पास डायन की शक्ति भी नहीं है,
कि तू अपनी चोटी से मेरा गला पकड़ सके, और तेरा ताज तो पहले ही तुझसे दूर हो चुका है। अब तू भी मेरे सामने अपनी माँ की तरह लाचार और बेसहारा हो चुकी है। इतना कहकर अनुराग और कसकर यामिनी का गला दबाने लग जाता है। यामिनी दर्द से तड़पने लग जाती है। युग अनुराग को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चीखते हुए कहता है, भक्षानर, छोड़ यामिनी को। युग का मुक्का अनुराग के चेहरे पर पड़ता उससे पहले ही अनुराग अपने दूसरे हाथ से युग का हाथ पकड़ लेता है। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, ये क्या, मेरा बेटा मुझ पर ही हाथ उठा रहा है। बेटे बाप पर हाथ उठाए ये बेटे को शोभा नहीं देता। युग, तेरी माँ चित्रा ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए क्या? वो कैसे तुझे संस्कार सिखाती? उसे तो मैंने तुझसे बचपन में ही हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। अनुराग ने इतने कसकर युग का हाथ पकड़ा था कि युग चाहते हुए भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था उसकी पकड़ से। अनुराग यामिनी का गला दबाते रहता है। यामिनी भी कुछ नहीं कर पाती है। अनुराग गुस्से के साथ युग की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना युग कि मैं तुझे अपनी तरह बना कर रहूंगा, और आज तू मेरी तरह बनेगा, अभी इसी वक्त। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं बन सकता। अनुराग अपने हाथ की पकड़ को युग की कलाई की तरफ ले जाता है, उस जगह पर जहां पर 4 निशान बने हुए थे। अनुराग अपना अंगूठा युग के 4 निशान के बाद जो खाली जगह थी वहां पर गड़ाने लग जाता है। अगले ही पल युग दर्द से तड़पने लग जाता है। युग के हाथ पर जो 4 निशान बने हुए थे उनमें मूवमेंट होने लग जाता है और वो पीले रंग में चमकने लग जाते हैं। अनुराग द्वारा युग के हाथ पर अपना अंगूठा गड़ाने से एक और निशान उसके हाथ पर उभरने लग गया था, और वो निशान था ट्रायंगल के अंदर आंख का, जो कि निशानी थी किसी के पूरी तरह भक्षानिर होने की। वो 5वां निशान जैसे जैसे युग की कलाई पर बनने लग गया था, युग दर्द से तड़पने लग गया था। आसपास ढेर सारा धुआं छाने लग गया था। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था, बस उसे युग के दर्द से तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी। अनुराग युग की आंखों में देखते हुए कहता है, तू भी भक्षानर है युग, तेरे अंदर भी मेरा ही खून है। तू भी पहचान अपने आप को कि कौन है तू भक्षानर है। युग धीरे धीरे अनुराग के वश में होने लग गया था, उसकी आंखों का रंग भी बदलने लग गया था। यामिनी अनुराग की पकड़ से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए दर्द से तड़पते हुए कहती है, ये क्या कर रहा है तू युग बाबू के साथ, छोड़ उन्हें। अनुराग हंसते हुए कहता है, उसे भी अपनी तरह बना रहा हूं ताकि वो तेरा अंत कर सके। यामिनी, अंत तो तेरा युग ही करेगा भक्षानर बनकर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।